एक खास बात देखो कि अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है मान लो, तो किसी वक्त जो रोप है वो रोप ऐसी है, कितनी बड़ी रोप हो सकती है अकॉर्डिंगली इसका शेप आएगा, मान लो ऐसी है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में ऐसा होगा। सभी पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स इस वक्त कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं कि मानो ये ऊपर जाएगा, मानो ये नीचे आना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद सभी एक ही साथ एक सीधी में आएंगे ना, सभी एक ही टाइम पर स्ट्रेट लाइन में आएंगे। क्यों? क्योंकि when sin omega t equal to 0 displacement equal to 0, when sin omega t equal to 0 displacement equal to 0, और ये इस वक्त टेंडेंसी ऊपर जाने की, टेंडेंसी नीचे जाने की, wants to move up, wants to move down, ये इस तरह से। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आने वाले टाइम में कलर पेंटिंग इसी से देखो, आने वाले टाइम में अब ये वेव ऐसे आना चाहिए और आने वाले टाइम में ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स, पहले देखो इन पॉइंट्स को बोलते क्या है, अभी अपन ने देखा था स्टैंडिंग वेव में कि इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स का नाम होता है नोड। नोड का मतलब वो पॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, नोड मतलब वो पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट परमानेंट 0 होता है, इनको अपन बोलते हैं नोड्स। जैसे यहाँ पर ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पर ये नोड है, ये सब नोड पॉइंट्स होते हैं। बिटवीन टू नोड्स देखो, बिटवीन टू नोड्स ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन फेज, सभी एक साथ अपने एक्सट्रीम पर हैं, सभी एक साथ मीन पे हैं, सभी एक साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट है, सभी एक साथ एक्सट्रीम पे आएंगे, सब एक साथ नीचे आएंगे। तो ये एक साथ इनका यहाँ पर एसएचएम चलता है। सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन cos के x जितने रीजन में पॉजिटिव रहेगा उस पूरे रीजन का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, ये है। और आगे वाले पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड नीचे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। किस इंस्टेंट पे ब्लैक वाली लाइन देखो, ये तो आगे वाले नोड्स के पार्टिकल इस तरफ होंगे, फिर ये इस तरफ होंगे, फिर ये इस तरफ होंगे। आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आउट ऑफ फेज है, देखो यहाँ पर ये नीचे आना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, तो फेज डिफरेंस कितने का, पाई का। ये सभी इन फेज हैं, ये सभी इन फेज हैं, लेकिन ये इसके साथ आउट ऑफ फेज है, इसके साथ ये आउट ऑफ फेज है। ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, नीचे आना चाह रहे हैं, ये नीचे के एक्सट्रीम पे आएंगे तो ये ऊपर के एक्सट्रीम पे जाएंगे। ये और ये आउट ऑफ फेज है, ये और ये आउट ऑफ फेज है, ये ऊपर जाना चाह रहा है तो नीचे आना चाह रहा है, ये और ये भी आउट ऑफ फेज है, ये और ये इन फेज है, ये और ये इन फेज है, ये और ये इन फेज है। दो कंसेक्यूटिव लूप्स में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं वो आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते हैं। 1 3 5 वाले जो लूप आएंगे, मान लो इस तरह से बड़ी स्ट्रिंग है, तो वो इन फेज होंगे। 2 4 6 इन फेज रहेंगे, लेकिन 1 2 2 3 3 4 4 5 कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो लूप बनेंगे वो आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स ये आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब है कि जब cos के x की वैल्यू प्लस से माइनस होगी तो ये पूरा एम्पलीट्यूड माइनस हो गया ना, माइनस को तो अंदर लेके जाएंगे तो sin ओमेगा t प्लस पाई बन जाएगा। प्लस पाई बनने का मतलब हो गया आउट ऑफ फेज इंडिकेटर। ठीक है, अब देखो मान लो, अलग से इंफॉर्मेशन नोट कर लो भाई, किसी ने नोट नहीं किया हो तो रिवाइंड करके सर को बोल दो कि सर नोट करना है, नोट कर लो। अब मान लो दो वेव आ रही है, एक A1 एम्पलीट्यूड की वेव आ रही है और इस साइड से A2 एम्पलीट्यूड की वेव आ रही है, और दोनों का ओमेगा सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन A डिफरेंट है। तो स्टैंडिंग वेव कैसी बनेगी ये तुमसे पूछा गया। जब इन दोनों का सुपरपोजिशन करोगे तो तुम देखोगे इन दोनों का सुपरपोजिशन इस टाइप का बनता है। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, स्टैंडिंग वेव तो परफेक्ट इस टाइप से बनेगी, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट इस टाइप की वेव नहीं बन पाती है। यहाँ पर जो वेव बनती है वो ऐसी बनती है। इस वेव में देखो ये क्या दिखेगा तुमको, ये दिखेगा A1 प्लस A2,
ये क्या दिखेगा, ये तुमको दिखेगा a1 माइनस a2। स्टैंडिंग वेव नहीं है, इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये स्टैंडिंग वेव टाइप की वेव है। यहां पर एक वर्ड डिफाइन करते हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो इसको डिफाइन करते हैं a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। स्टैंडिंग वेव रेशियो इसको अपन a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी स्टैंडिंग वेव अपने को मिलेगी। इनफाइनाइट हो गया, दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो गए तो उसके इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 2a हो गया। उस केस में स्टैंडिंग वेव होती है, बाकी स्टैंडिंग वेव टाइप की वेव होती है। और स्टैंडिंग वेव रेशियो के थ्रू इसको अपन देखते हैं कि जितना बड़ा रेशियो उतना ये स्टैंडिंग वेव की तरफ ज्योमेट्री अप्रोच कर रही है। नोट कर लिया, पॉज कर लो, आउट कर लो। डन। अब देखो, हेडिंग लिखो, एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये तुमको भाई खुद ही करना है, क्योंकि एनर्जी के ऊपर बहुत पहले अपन डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। वाई रिजल्टेंट जो स्टैंडिंग वेव चली आ रही है उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। लिखो, एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव। हेडिंग नोट करो, एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई स्ट्रिंग है और इस वाले स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव कुछ इस टाइप की होगी, जितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग की उसके हिसाब से होगी, कुछ मान लो इस टाइप की है स्टैंडिंग वेव। स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव इस टाइप की है, जो अपने मानी है उसके बेसिस पे कुछ इस टाइप की स्टैंडिंग वेव मान लो कि ऐसी स्टैंडिंग वेव है। और इस वक्त एक्सट्रीम पे नहीं है, इस वक्त एक्सट्रीम पे नहीं, एक्सट्रीम पे तब आने वाली है। तो ये पार्टिकल और ऊपर जाना चाह रहा होगा, ये नीचे आना चाह रहा होगा, ये और नीचे आना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, इस तरह से कुछ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, डी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ dm वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के स्क्वायर, हाफ dm क्या हो गया, म्यू dx। देखो x पर एक dx पार्टिकल देखें तो ये जैसे मूव करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर इनकी स्पीड इस तरफ होना चाह रही है, ये अपन बोल सकते हैं dy by dt स्पीड होगी इनकी, हाफ म्यू dx dy by dt का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, डी काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ म्यू को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू इसको अपन चाहें तो रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करें बताओ, वैल्यू को देख चुके हैं। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस कर दें, ये रो बन गया। एस क्या है, एस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रो dy by dt का स्क्वायर इक्वल टू डी के अपॉन डी वॉल्यूम। ध्यान से देखो, s अपॉन s इंटू एस, एस डी एक्स क्या हो गया dv, s इंटू डी एक्स ये हो गया d वॉल्यूम। तो इसको s से डिवाइड करो, s से मल्टीप्लाई करो, इसको s से डिवाइड करो, s से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ रू dy by dt का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में भी इसको कन्वर्ट करके देखा जा सकता है कि ये फार्मूला होगा। आराम से देखो, अब y एज ए फंक्शन ऑफ t अपने पास है, dy by dt यहाँ से आएगा, dy by dt यहाँ पे रख दो, तो इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जा सकता है कि क्या होगा, कोशिश करें। तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ रो dy by dt वहां से कैलकुलेट करो, तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर kx इंटू ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। चेक करो dy by dt कर दिया हमने, dy by dt में
केवल ये पार्टिसिपेट करेगा, dy बाई dt में ये पार्टिसिपेट करेगा, और जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन ये आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना हो तो ये इन जनरल आ गया और यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया। नोट किया? नोट कर लो। अब यहीं पर तुमसे पॉज करा के नोट कर लो। पर देखो यहीं पर तुमसे पूछेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक एक्सप्रेशन याद है तुमको? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक एक्सप्रेशन था du इक्वल टू, हमको याद नहीं यार, तुम बता क्या था? माइनस था क्या? माइनस t dx इंटू dy बाई dx का स्क्वायर। यही था क्या? एक बार चेक करो भाई, पूरा नोट्स में रेफर करो और देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन है। मिला? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन t by 2 into dy by dx होल स्क्वायर into dx। तो जो एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का वो आता है दिस बाई 2 प्लस आता है ये एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये, इसका डेरिवेशन अपन ने स्टार्टिंग में वेव्स में देखा था। इसका एक्सप्रेशन आ गया t dx by 2 into dy by dx का होल स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट। अब इसको कैलकुलेट करो और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या एक्सप्रेशन आएगा ये फाइंड आउट करो। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो। कर पाओगे अपने आप? du इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। du अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? रो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इंटू के स्क्वायर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा इसलिए, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। एक बार इसको अपने आप देखो, इसका एक्सप्रेशन यही आता है ना। ठीक है, अब इसी को तुम थोड़ा ठीक से लिखो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, सॉल्व करो, हाफ रो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, दोनों फार्मूले एक ही जैसे आएंगे, दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा v और k का रिलेशन देखोगे ना आपस में यहाँ पर, तो ये ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर v और v स्क्वायर और k स्क्वायर है, सब कुछ रीअरेंज करोगे तो दोनों का जो कोफिशिएंट है, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लाके लिख रहे हैं 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इस साइड में आ गया और ये भी एक्सप्रेशन वही होगा। इसको अपने आप खुद से रीअरेंज करके चेक करो कि ऐसा आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट, तो खास बात क्या है यहाँ पर? खास बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी 1 to 1 सेम नहीं है, कोएफिशिएंट इक्वल है, लेकिन इनका वेरिएशन sin ओमेगा टी, इसका cos ओमेगा टी, इसका cos kx, इसका sin kx, दोनों के वेरिएशन अलग अलग तरह से यहाँ पर हो रहे हैं। ये अपने को ध्यान से देखना है। ठीक है,
जो प्रोग्रेसिव वेव होती थी, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसमें अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मूवमेंट एक साथ एक ही जैसा होता था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मूवमेंट अलग अलग तरह से है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, और लोकेशन भी चेंज हो रही है क्योंकि साइन के एक्स और कॉस के एक्स है। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक बार फिर से देखते हैं। मान लो ये वेव इस टाइप से है, 3 इंस्टेंट पे देख रहे हैं अपन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और ये मिडिल वाला पॉइंट 3 टाइम पर देख रहे हैं, या एक और टाइम ले लेते हैं अपन, इन बिटवीन एक ये लेते हैं, ये एक्सट्रीम, इन बिटवीन, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम, ये 4 टाइम पर है। ये ऊपर के 3 ही टाइम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये देखो, ये बताओ इस वक्त P मैक्सिमम कहां पर है? P मैक्सिमम यहां पर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसमें है ये, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां पर है। यानी जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, स्ट्रेच मैक्सिमम है, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, एक्सट्रीम पे है सभी पार्टिकल्स। तो जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त स्ट्रेच मैक्सिमम है, सभी पार्टिकल्स रेस्ट पर, मैक्सिमम इलोंगेशन है, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल की 0 है, हर एक लोकेशन पे 0 है। जिस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर स्पीड ओमेगा 2a, ओमेगा 2a मैक्सिमम स्पीड है, उस वक्त यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और जिस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्टरबेंस 0 है, सभी पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर हैं और इक्विलिब्रियम में, लेंथ स्ट्रेट है, स्ट्रेच कहीं पर भी नहीं है। खास बात क्या हो गई कि ke max और p max की लोकेशन भी अलग अलग है, क्योंकि cos kx और sin kx आ रहा है। दूसरी बात, जिस वक्त p मैक्सिमम है उस वक्त k min है, और जिस वक्त k मैक्सिमम है उस वक्त p min है, क्योंकि sin ओमेगा t और cos ओमेगा t ये टर्म्स भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक बार एनर्जी को ध्यान से देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने लैंग्वेज में इसको नोट भी कर लो कि ऐसा हो गया, नहीं तो रिवाइंड करिए फिर से देख लो। अब तुमसे पूछेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर स्टैंडिंग वेव बना दें पहले, यहां पर स्टैंडिंग वेव बना रहा है, एग्जांपल है, डायग्राम गलत भी हो सकता है कुछ फिर से। ये किसी इंस्टेंट की बात करें, ये तो एक्सट्रीम वाले केसेस हो गए। किसी इंस्टेंट पर स्टैंडिंग वेव ऐसी है, किसी t = t पर स्टैंडिंग वेव ऐसी है। तुमसे पूछा है कि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 नोड्स कितनी है? काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 नोड्स कितनी है? एक पॉइंट और देख लो, बताना भूल गए शायद तुमको या कुछ ऐसा हो गया। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को बोलते हैं एंटी नोड्स। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं एंटी नोड्स, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उनको बोलते हैं नोड्स। तो तुमसे पूछा है दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नोडल पॉइंट्स नोड्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये फार्मूला चलेगा ना? क्या ये चलेगा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ म्यू dx into dy by dt के स्क्वायर, dy by dt के स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर kx ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? x से लेके x प्लस लैम्डा बाई 2 तक। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा? लैम्डा बाई 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन होगा लैम्डा बाई 2। किसी भी x से x प्लस लैम्डा बाई 2 के बीच में जो एनर्जी है वही एनर्जी होगी बिटवीन 2 नोड्स। दूसरी बात, मान लो x परफेक्ट यहाँ का नहीं है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी भी उतनी ही होगी जितनी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी होगी।
क्योंकि जिस तरह के पार्टिकल्स अपन यहाँ पर छोड़ रहे हैं उसी तरह के पार्टिकल्स अपन आगे पिक कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिमेट्रिकल कैलकुलेशंस आएंगे, यानी किसी भी λ/2 लेंथ में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टू नोड्स। कोई भी λ/2 लेंथ में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। तो इसलिए हमने किसी भी x से x प्लस λ/2 तक ये लिमिट को रख दिया। अब ये कैलकुलेशन तुम इजीली कर सकते हो। सॉल्व करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ म्यू cos स्क्वायर ओमेगा t, ये सब इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर में इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रल आएगा cos स्क्वायर kx इनटू dx। x से x प्लस λ/2 या 0 से λ/2 कर दोगे तब भी एक ही बार पड़ेगा। यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, इंटीग्रल करो और आंसर बताओ। इंटीग्रेशन अपने आप कर पाओगे? कर लो। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो किस में कन्वर्ट करोगे? cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इसको किस में करोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2kx बाई 2, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस, एक्सप्रेशन देखो यार क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है क्या? थीटा इक्वल टू 0 रखो, थीटा इक्वल टू 0 पे 1 1 1 सही है, ठीक। तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सप्रेशन दिखेगा 1 प्लस cos 2kx बाई 2। इस फार्मूले से इसको रीअरेंज कर लो। अब ये इंटीग्रेशन जो आएगा इसमें इंटीग्रल किसका आने वाला है? 1/2 का इंटीग्रेशन तो आएगा, प्लस cos 2kx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2kx का पीरियड आएगा λ/2 और इंटीग्रेशन भी 0 से λ/2 के लिए हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन खुद करके देखो, आंसर 0 आएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका आंसर? लिमिट रखने के बाद λ/4 dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट रखो, सॉल्व करो, ये आंसर। इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हाफ म्यू cos स्क्वायर ओमेगा t ओमेगा स्क्वायर λ/4, तो उसका रिजल्ट आएगा 1/4 म्यू, चेक कर लो भाई कहीं कुछ प्लस माइनस कुछ मिस्टेक हो या कुछ कैलकुलेशन हो तो खुद से रेफर करो, खुद से देखो। हमको लग रहा है कि इसका आंसर ऐसा ही आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू, आंसर दिख रहा है जो भी यहाँ पर 1/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर लैम्डा cos स्क्वायर ओमेगा t, ये मान सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर लो, चेक कर लो, पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, खुद से एक बार देख लो, पूरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बच्चों को पूरा देख लो, कर लिया तो आगे बढ़ो, नहीं तो रोक देना। डन। अब तुमसे पूछें बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, ये हो जाएगा du बाई डी वॉल्यूम। डी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, डी वॉल्यूम क्या होगा? s एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू dx, s इनटू रो क्या बन जाएगा? म्यू, s इनटू रो बन जाएगा म्यू। तो यहां से आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल टू हाफ म्यू 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन अपने को परफॉर्म करना है, तो सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू, ये आंसर आ गया 2 पर आ गया 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x से लेके x प्लस लैम्डा बाई 2 तक। जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या था ना, परफेक्ट वही यहाँ पर करेंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा लैम्डा बाई म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू 2 इंटू ये आएगा लैम्डा बाई 4। सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू लैम्डा, लैम्डा को साइड में लेके आ जाए बाई 2, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 consecutive nodes equal to 1/2 mu a square omega square lambda sin square omega t। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लो, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कोई भी x से x प्लस लैम्डा बाई 2 तक वही एनर्जी होगी जो कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स होगी। नोड्स के बीच में जिस तरह की शेप स्ट्रिंग की है वही शेप किसी भी डिस्टेंस में है। ये मान लो x है तो ये x प्लस लैम्डा बाई 2 है, तो 2 कंसेक्यूटिव नोड्स में जिस तरह की शेप अपने को मिल रही है वही शेप अपने को, उसी टाइप की शेप अपने को मिल रही है। किसी भी x से स्टार्ट कर लें तो यहाँ तक। अब जो चीज यहाँ मिल रही है ये वो चीज यहाँ पर इस तरफ मिल रही है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये शेप यहाँ पर इस साइड में मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किसी भी x से लेके x प्लस लैम्डा बाई 2 के लिए सेम ही आएगा। अब ऑब्जर्व करो कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशन 1 to 1 एक ही जैसे टाइप के होने चाहिए। क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? चेक करते हैं। म्यू लैम्डा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। ओ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कॉपी में चेक करो, उसमें शायद हम 2a का होल स्क्वायर भूल गए, यानी 4a स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग है। चेक करो, यहाँ पर ये मिस कर दिया हमने 4a स्क्वायर। कैलकुलेशन में चेक करो, रीचेक करो, उसको देखो 2a का होल स्क्वायर आएगा ना, ये कहीं स्क्वायर किया होगा, 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर भी आएगा। तो इसको यहीं पे ठीक कर दें, इसको यहीं पे करेक्ट कर रहे हैं भाई। तो एक्सप्रेशन क्या दिखेगा यहाँ पे? एक्सप्रेशन दिखेगा इसका अपने को 1/2 a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एक जैसा नहीं है। ये कॉस में है और ये साइन में है, ये इसकी खास बात है। ये कॉस में है और ये साइन में है। टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे दो नोड्स के बीच में देखें तो कभी ये ऐसा होगा, कभी ये ऐसा होगा, कभी ये एक्सट्रीम पे होगा, कभी ये ऐसा होगा, कभी ये ऐसा होगा, कभी ये ऐसा आएगा, कभी एक्सट्रीम पे आएगा, फिर ये वापस अपनी बात को, अपने शेप को रिट्रेस करेगा। ध्यान से देखो, इस वक्त k क्या है? मैक्स। इस वक्त p क्या है? मैक्स। इस वक्त p कितनी है? 0। इस वक्त k कितनी है? 0। फिर यहाँ पर k मैक्स, यहाँ पर p मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं। जब अपन ने प्रोग्रेसिव वेव देखा था तो वहां पर अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ मूव करते हैं, लेकिन इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट टाइप में कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं। जो कुछ अपन नोड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं बिटवीन टू नोड्स, वही बात बिटवीन टू एंटी नोड्स भी बोल सकते हैं फॉर एनर्जी। अब खास बात देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, इन दोनों का सम करो।
इन दोनों का जो सम आने वाला है ये आएगा 1/2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ये कांस्टेंट है, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1, ये यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी बिटवीन टू नोड्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर नेट एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर कम ज्यादा हो सकती है, कभी जीरो कभी कम कभी ज्यादा। कहने का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट है। नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कांस्टेंट। जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर p जीरो है, यहाँ पर k जीरो है। हर एक पॉइंट की स्पीड जीरो है, हर एक पॉइंट की u जीरो है, हर एक पॉइंट की स्पीड जीरो है, हर एक पॉइंट की स्पीड मैक्सिमम है, u जीरो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन एनालाइज करते हैं। नोट कर लिया होगा? डन डन। अब तुमसे बोले कि पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला याद है, पावर ट्रांसमिशन इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। ये फार्मूला पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज करोगे तो आंसर आएगा माइनस टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में आएगा 2a, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी में आएगा कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, रीअरेंज करो तो आंसर आएगा 4a स्क्वायर टी। अब dy बाई dt क्या है, यहाँ पर अपन ने dy बाई dx किया तो k बाहर आएगा और यहाँ से ओमेगा बाहर आएगा, k ओमेगा इनटू साइन 2kx साइन 2 ओमेगा टी। अपने आप चेक करो, साइन के एक्स कॉस के एक्स इंटू 2/2, 2 साइन के एक्स कॉस के एक्स साइन 2 के एक्स, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 इंटू 2 साइन 2 ओमेगा टी। 4 कैंसिल आउट हो गया, पावर का आंसर आएगा a स्क्वायर टी के ओमेगा साइन 2 के एक्स इंटू साइन 2 ओमेगा टी। खास बात देखो, खास बात है कि यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, किसी भी पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करोगे फॉर ए गिवन x, फॉर ए गिवन x, फॉर ए गिवन x एट ए गिवन टाइम t, पावर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी पॉइंट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करता है x पे और टाइम के ऊपर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो नोड पॉइंट्स हैं उनके थ्रू पावर ट्रांसमिशन कितना है, जीरो, क्योंकि नोड के ऊपर cos के x कितना होगा, जीरो। नोड का मतलब है y रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, परमानेंट जीरो होना चाहिए, इसलिए उसको cos के x को जीरो होना चाहिए, साइन कैसे ही चेंज हो, जहां पर cos के x जीरो होगा वहां पर नोड होगा। ये cos की जगह साइन भी आ सकता है, स्टार्टिंग की इक्वेशन अपन ने कुछ अलग मानेंगे तो ये sin के x और ये cos ओमेगा t आएगा, पर इफेक्टिवली ये एम्पलीट्यूड जहां पर जीरो हो रहा है, फिलहाल इस केस में जहां जहां cos के x जीरो होगा वहां पर नोड आएगा। नोड का मतलब फिर टाइम कैसे कुछ भी वेरी करे, अगर एक बार ये जीरो हो गया तो पावर का आंसर जीरो।
यही में देखो नोड मूव ही नहीं कर रहा है, और जब तक कोई पॉइंट मूव नहीं करता है तब तक उसके थ्रू कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं होती है, उसके थ्रू पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए किसी भी नोड के थ्रू पावर ट्रांसमिशन का आंसर आ गया 0। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। पर स्टैंडिंग वेव में पावर का ट्रांसमिशन तो होता है, पर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो। नेट में एवरेज में क्या आंसर आ जाएगा 0। यहीं पर तुमसे बोले कि कैलकुलेट पी एवरेज, तो इसका एवरेज कितना आएगा, साइन थीटा का एवरेज 0 होता है, 0, पी एवरेज का आंसर 0 आ गया। इसलिए स्टैंडिंग वेव में एवरेज पावर ट्रांसमिशन 0 होता है, नोड के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिशन 0 होती है, एंड नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स रिमेन्स कांस्टेंट। नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, नेट एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कांस्टेंट। ये अपने यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही एनर्जी बार बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। इस डायग्राम देखो, मान लो इसका शेप ऐसा है और कुछ देर के बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर P ज्यादा है और यहाँ पर K ज्यादा है, तो यहाँ की जो P है वो कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ की K में शिफ्ट हो गई। और कुछ टाइम बाद जब इसका शेप नीचे की तरफ ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद जब इसका शेप नीचे की तरफ ऐसा हो जाएगा, तब फिर से ये K किस में चली जाएगी, P में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। कभी एनर्जी आगे जाती है K के लिए, कभी K से फिर ये P के लिए इस तरफ आती है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू कोई भी एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, पर इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, जो कि एवरेज में 0 है, एक साइकिल में 0 है, लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से पावर ट्रांसमिशन यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो स्टैंडिंग वेव है उसके एनर्जी का एक्सप्रेशन और एनालिसिस की होती है। अब भाई पॉज करके रिवाइंड करके नोट करते जाना सारा। डन। अब देखो, तुमसे बोले जेई का क्वेश्चन है, तुमसे पूछेंगे कि स्टैंडिंग वेव है इस रोप में, इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, के मैक्स का आंसर क्या होगा? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स के मैक्स का आंसर क्या आएगा? तो के मैक्स का आंसर ये आएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी नोड्स के बीच में? जब cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 होगा, जब सभी पार्टिकल यहाँ पर होंगे तब। इसका मतलब टाइम के साथ ये वेरिएशन है। मैक्सिमम कब होगी? व्हेन दिस इज इक्वल टू 1। वो कब होगा? वो तब होगा जब रो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। इस वक्त के मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? के मैक्सिमम का आंसर आ गया। तुमसे पूछे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स P मैक्सिमम क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इस वक्त होगी। इस वक्त मतलब कितनी? इस वक्त ये होगी। मैक्सिमम यही हो सकती है व्हेन दिस इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया कि P मैक्सिमम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इतना, और K मैक्सिमम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इक्वल टू इतना। इस तरह से स्टैंडिंग वेव के जो फंडामेंटल्स है, कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसके एनर्जी के कैलकुलेशंस अपन कैसे करते हैं, ये अपन ने यहाँ पर कवर किया।